परिवहन विकास गोष्ठी के अवसर पर सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश कुमार एवं प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन संपन्न किया गया, जिसमें तमाम ऐसे आला अधिकारी और तमाम कर्मचारियों के बीच में उन बिंदुओं पर चर्चाएं की गईं जिससे प्रभावित होकर आला अधिकारियों के रूप में खड़े हो गए। मौके पर मौजूद क्षेत्रीय मंत्री नीरज द्विवेदी के द्वारा के तिवारी प्रदेश अध्यक्ष इंटक का प्रमुख रूप से भव्य स्वागत किया गया। निर्भय सिंह जी, शिवशंकर भदौरिया जी और हमारे जो भी जिनका मैं नाम भूल गया हूं, क्षमा चाहता हूं, सभी का मैं इस मंच से अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में संविदा कर्मचारी संघर्ष यूनियन के संरक्षक जमाल अहमद, महामंत्री कन्हैया पांडे भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि तालियों से स्वागत करें। साथ ही मित्रों, जो भी हमारे प्रांत की कार्य समिति के लोग, क्षेत्रों की कार्य समिति के लोग, डिपो कार्य समिति के लोग, पत्रकार बंधु, हमारे बीच में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन इंटक के लोग भी मौजूद हैं और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिनका एक नाम है, शायद वो हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। शायद कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के संघर्षों में अग्रणी नाम है। इनके बीच मैं परिवहन निगम की और परिवहन निगम के कर्मचारियों को स्थिति को बयान करते हुए अनुरोध करना चाहूंगा कि परिवहन निगम और परिवहन निगम के कर्मचारियों में बराबर जिस तरीके से सहयोग देते हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति बहुत खराब है। थोड़ा ज्यादा ध्यान दे करके अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद रखेंगे तो निश्चित रूप से परिवहन निगम भी बचेगा और कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण भी होगा। मित्रों, क्या है स्थिति परिवहन निगम की? देखिए, परिवहन विकास गोष्ठी में जो यहां सब आए हैं, अब कोई भी ऐसा कर्मचारी उपाधिकारी बचा नहीं होगा जिसको ये ना मालूम हो कि समस्याएं क्या है। इस तरीके से वो जो गाय भैंस वाला इंजेक्शन होता है उसको भरा जाता है और रोज निगम के ऊपर और कर्मचारियों के बीच में लगा दिया जाता है। मैं सम्मानित हमारे बड़े भाइयों के समक्ष एक बात रखते हुए आपके सामने कहना चाहता हूं, विगत लगातार वर्षों बरस से लाभ में चलने के बाद हमारी स्थिति ये है कि नियमित कर्मचारियों को 4% डीए मिल रहा। हमारे संविदा कर्मचारियों की जिनकी लड़ाई हम लड़ते चले आए हैं कि उनका वेतन समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, हम लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं कि नियमितीकरण किया जाए। वाह रे वाह सरकार और वाह भाई, मानना पड़ेगा हमारे धीरज साहू जी को। जहां कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गरीबों को अनाज दिया जाएगा, वितरण भी हो रहा है, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन वो कर्मचारी जो कुल 8,000 10,000 में पूरा महीना बिक करके काम करता है,
उसके वेतन से भी 50% की लोड फैक्टर की बाध्यता में कटौती। वो डंगामार जो संचालन चल रहा है उसको ये सरकार नहीं रोक पा रही। सौभाग्य से आयुक्त भी है हमारे प्रबंध निदेशक। सड़क पर क्या हो रहा है, कैसे गाड़ियां छूट रही है, उसका भी आदेश का पालन कि जो राजस्व की लूट कर रहे हैं, जो कानून को धक्का बता रहे हैं और जो 100-100 सवारियां गाड़ियों में भर के जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पे उन यात्रियों को ये संदेश देते हैं कि ना कानून चलता ना सरकार चलती, केवल पैसा चलता, हम पैसा फेंकते हैं और काम करते हैं। मैं कहता हूं कि मैं किसी बड़े आदमी को नहीं कहना चाहता कि शर्म आनी चाहिए, लेकिन अगर मैं संगठन का महामंत्री हूं और मेरे कर्मचारी, मेरा सदस्य आचरण में गड़बड़ करता है तो निश्चित तौर पे मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। मित्रों, 2.5 वर्ष हो गए, हम बात करेंगे हमारी समस्याओं की, लेकिन मित्रों ये जान के चलिए कि जब ये निगम रहेगा तो उपाधिकारी रहेगा, अधिकारी रहेगा, नियमित रहेगा, संविदा रहेगा, बाइसोक रहेगा। जब ये निगम नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। 2.5 वर्षों से निगम में नई बसें नहीं खरीदी गई। सामान्य दिन में परिवहन निगम 35 से 36 लाख किलोमीटर पर डे करता है। उसके अनुसार 3 बसें पर डे नीलामी में चली जाती हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से साजिश करके परिवहन निगम को बंद करने की कार्रवाई चल रही है। 18-19 के अंदर 24 पैसा पर किलोमीटर से परचेजिंग हुई। 19-20 में 12 पैसे प्रति किलोमीटर से परचेजिंग हुई और जो 20-21 चल रहा है इसमें 4 पैसा प्रति किलोमीटर से स्पेयर पार्ट खरीदे गए। क्या बसें चल पाएंगी? कहां 24 और कहां 4? ये साजिश है मित्रों। आज जो योग मिल रहा है हमको, ये केवल मुंह बंद करने का मिल रहा है। आज अगर नियमानुसार नीलामी की जाएगी रोडवेज की, 2,500 बसें नीलाम हो जाएगी। रोडवेज का बस बेड़ा 4400, 4000, 3800 पे आ जाएगा और हर आदमी जानता है कि 3800 बसों का संचालन करने के बाद 15-16 हजार नियमित और ये 30-40 हजार हमारे 2200 तो संविदा कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलता। डंगामार रोक नहीं पाते। तिवारी जी को मैं बताना चाहूंगा कि एक ही विभाग होगा। सर ने बहुत विभाग देखे, लेकिन ये एक ही विभाग है परिवहन निगम। ना ये चीफ सेक्रेटरी के आदेश को मानता, ना मुख्यमंत्री के, ना मंत्री के, और ना ही कानून को मानता। अगर कानून को मानता है तो जो संविदा का एक्ट है 1970 का, समान कार्य का समान वेतन क्यों नहीं देता? अगर शासन के आदेश को मानता है तो महबूब भट्ट साहब का आदेश है कि बस अड्डे से 1 किलोमीटर की परिधि से पहले प्राइवेट बसों का कोई बस अड्डा नहीं होगा। तो बस अड्डे के आगे बसें कैसे चल रही है? मित्रों, कौन है ये? क्या कारण है? आज परिवहन निगम, जब राजकीय रोडवेज से परिवहन निगम बना था, 12 करोड़ की संपत्ति निगम को हस्तगत कराई गई थी और 6 करोड़ रुपया लोन था। वो जो लोन था और जो पैसा हमको दिया गया था आंक करके, वो परिवहन निगम ने चुका दिया। सन 1989 से आज तक 1 पैसे की आर्थिक सहायता नहीं मिली।
जबकि कर्नाटक हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, तमाम एसआरटी बेस्ट हो महाराज, बजट में पैसा पास है, उनको सहायता मिलती है। चुकाने के बाद आदरणीय तिवारी जी, मैं दावे से कहता हूं कि 60,000 से 70,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है परिवहन निगम। ये हमने नहीं कमाया तो क्या सरकार ने दिया क्या? अरे मैंने तो मुकुल सिंघल साहब से बात हुई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करने के बाद उनसे बात हुई थी, तो हमने कहा 100% वीआरएस दे दीजिए, जितनी नौकरी आती है सारी तनख्वाह दे दीजिए और बेच लीजिए जमीन। ये सब करने के बाद भी 50,000 करोड़ रुपया सरकार को बचेगा। जमीन की नीलामी के बाद वो सरकार अपने कोष में जमा करा ले। अगर बंद करना है तो बंद करिए ना, योजना लाइए। ये तिल तिल करके लूट मत मचाइए। परिवहन निगम का कर्मचारी इस लूट को लूटने नहीं देगा। लेकिन आईएएस लाभी और सरकार ने जो ये प्रमोशन के लिए, जो गिरवान के लिए एक मुख्य श्रमायुक्त केंद्रीय था, फोर्स करके 16 तारीख को नेगोशिएशन फेलियर दिखा दिया जाता है और 17 तारीख को हमारे ऊपर ऑर्डिनेंस ला दिया गया कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम धरना नहीं करेंगे, हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। हमारा टर्मिनेशन रिमूवल, 2 साल की जेल और इसको पार्लियामेंट में भी परसों इंट्रोड्यूस करके पास करा दिया गया। ये सरकार है मित्रों, ये सरकार नहीं है। आप निगम, आप देखे होंगे इन निकम्मी सरकारों को जब आवश्यकता थी इस कोरोना में, सरकारी कर्मचारी ही काम आया, चाहे वो अस्पताल का था, चाहे परिवहन का था, चाहे डिफेंस का था। इस महामारी में अगर खड़ा हुआ तो ये सरकारी कर्मचारी, निगम कर्मचारी, जब मुख्यमंत्री जी को वाहवाही मिली पूरे देश में कि बिहार के लोगों को इन्होंने भेज दिया सम्मान के साथ, बंगाल के लोगों को भी सम्मान के साथ भेज दिया, दिल्ली बॉर्डर से 1600 बसें, रोडवेज की बसें गई थी। अगर मुख्यमंत्री जी, अगर आप वाहवाही लेना चाहते हैं और मजदूरों को नहीं देना चाहते हैं, ये दोनों काम नहीं होगा। आप योगी राज कहते हैं, धर्म के अनुपालक कहे जाते हैं। आज प्राइवेट बसों को रोडों पर जो आपने दलाली का माध्यम बना करके इस निगम को खत्म करना चाहते हैं, एक से एक माफिया लगा हुआ है कि इस निगम को किस तरीके से विक्टिमाइज करके पूंजीपतियों के हाथ में चला जा। और इस निगम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक आर्टिकल, एक बयान आपने सुना होगा, उन्होंने बोला निगम क्यों बनाते हैं? जिस तरीके से हमारी 40 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डालने में भारत सरकार की नानी याद आ जाती है, लेकिन उसने 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को निगम बना दिया। 17,000 एकड़ की जमीनें जो हैं वो अदानी और अंबानी को देने के लिए एक कुचक्र भारत सरकार रची है। जब हम मारे जा रहे हैं तो आप कहां खड़े हैं? आज हम लोगों के ऊपर पाबंदी है, मैं यहां भी नहीं आ सकता था, हमारे ऊपर बैन है, लेकिन मैंने कहा जसवंत सिंह जी आपका निमंत्रण है। जिस तरीके से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पकड़ न जाई, मैं आऊंगा। और मैंने आपकी इस गोष्ठी का लखनऊ मुख्यालय का सबसे सीनियर एडिशनल लेबर कमिश्नर को मैंने इंटीमेट किया, वो अपने प्रमुख सचिव श्रम के साथ बैठक में है, बीओसी बोर्ड की बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं। आज उन लोगों की मीटिंग होने के वजह से आज आप एडिशनल लेबर कमिश्नर नहीं आए, मैं उन्हें इस रेफरेंस में लाना चाहता हूं। कानून आप
क्योंकि आप हमारे मध्यस्थता, हमारे और सरकार के बीच की कड़ी हैं। हमारे जो एक्ट में जो पावर है उसका आप रेफरेंस करते हैं, आप नेगोशिएशन राइट हमें देते हैं, तो मैं उस नेगोशिएशन राइट के तहत इस निगम के सीएमडी को नोटिस जाएगी, सचिव को नोटिस जाएगी। अगर वार्ता बुला करके हमारा सिस्टमैटिक निस्तारण नहीं होता है जिस तरीके से आपने अपने मेमोरेंडम में दिया है, बहुत सारगर्भित तरीके से दिया है, आपने उल्लेख भी किया, समान कार्य समान वेतन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। मैं सरकार से पूछता हूं, आज 6,000, 5,000, 4,000 में वो भी आप ड्यूटी नहीं देते हो संविदा कर्मियों के। एक परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक इंडिविजुअल की आज की रिक्वायरमेंट क्या है? अरे जेल में जो बंद है कैदी, उनका आप ले लेते कि उनके ऊपर कितना खर्चा आता है, तो कम से कम एक कर्मचारी के बच्चों पर 4 लोगों पर क्या खर्चा आएगा? ये सरकार कर्मचारियों की सरकार नहीं है। कर्मचारियों का सिर्फ एक अधिकार है, पहले की ट्रेड यूनियन, पहले के संगठन सरकार बदल देते थे, हुकूमत बदल देते थे। आवाज दो, बोल मजूर हल्ला बोल, बोल मजूर हल्ला बोल, बोल मजूर हल्ला बोल। इन लोगों को मरा को दिखाया, और ये बयान किसका था? मंत्री का बयान था। हमने उनके जिले का मंगाया, बेसिक शिक्षा अधिकारी से। उनके जिले का रिटर्न में आया कि यहां 10 लोग मरे, और वो मंत्री उसी जिले का था, और उसने कहा नहीं, हमारे यहां पूरे प्रदेश में 3 मरे। अब आप समझ सकते हैं कि कहां तक झूठ बोल सकते हैं ये लोग, इनकी मंशा क्या है आपके साथ। यानी आपकी बात मानने को तैयार नहीं। बाद में हम लोगों ने सूचियां दी अपनी, और आज की तारीख में लगभग 2200 लोगों को उन्होंने मरा हुआ मारा। एक नई चीज उन्होंने कही कि साहब, हम लोगों को जब मुआवजा का झगड़ा चला, हम लोग भाई 15 लाख रुपए मुआवजा देने की बात थी, अब 30 लाख हुआ। जिस दिन की काउंटिंग होने की थी, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गया, सरकार के खिलाफ गया। वहां इन्होंने झूठे वादे कर दिए, फिर भी हम नहीं माने। हमने कहा नहीं, काउंटिंग करनी होने देंगे आपके। उसके बाद मुख्य सचिव से लेकर सभी अधिकारी हमारे साथ बैठे शाम को। ये बात है 2 तारीख की, 1 मई की। हम लोगों ने रात को लिखित समझौता किया इनके साथ कि भाई 30 लाख देंगे, 50 लाख की मांग थे हम लोगों की, फिर 30 लाख का है। उसके बाद उन्होंने कहा कोरोना में जो आदमी मरेगा वो घर तक पहुंच जाएगा कोरोना ड्यूटी करने के बाद, उसको ही हम देंगे। देखते जाइए आईएएस क्या कहता है। हमने उनसे कहा भाई कोरोना को साइनाइड माना करके, साइनाइड खाइए और मर जाइए। कोरोना में तो ऐसा नहीं था। कोरोना में जिसको कोरोना होता था वो पहले तो मानते नहीं थे कि हमको कोरोना हो गया। जब उसको थोड़ा बहुत लगता था 4-5 दिन बाद, तब अपने सनी डॉक्टर से बात करता था, तब वो दवाइयां खाता था उल्टी सीधी। फिर जब फिर भी ठीक नहीं होता था, 10-12 दिन बाद अस्पताल भर्ती होता था। फिर उसके बाद कहीं जाता था तब ऑक्सीजन लगती थी, 5-7 दिन ऑक्सीजन में भी चले जाते थे। यानी लगभग 1 महीने का कोर्स होता था जिसमें आदमी हमारा मरता था। इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे पैसा। पैसा हम उसी को देंगे सहायता जो 24 घंटे के अंदर मर जाएगा। बाद उसको परिवर्तित किया उन्होंने और 1 महीने का टाइम दिया। तो ये तो इनकी सोच है, इसमें ये लोग काम करते हैं जो आईएएस काम करते हैं। तो ये परिस्थितियां तमाम सारी हैं। आज की तारीख में आपने देखा कि ये सब नियमीकरण कर रहे हैं। अभी आपको बता दें, मैं पीडब्ल्यूडी से हूं। आपने सुना होगा 4 साल पहले की बात है, सरकार बनी थी, तो पीडब्ल्यूडी को लोक निर्माण विभाग को उन्होंने निगम बनाने का निर्णय कर लिया। अखबारों में खूब छपा था, खूब बवाल हम लोगों ने किया। सरकार बनते किया था, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हम लोग चिंता ये थी कि अगर पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग को निगम बना दिया इन्होंने, इसका मतलब उनकी मंशा साफ नहीं, फिर कोई विभाग उत्तर प्रदेश में बचेगा नहीं। ये चाहते हैं कि पहले निगम बनाओ, उसके बाद निगम को उठा के भेज दो, घाटा दिखाओ, और घाटा उठाने के बाद भेज दो। तमाम सारे निगम आपके जो बंद पड़े थे, जिनके लोग उनको वेतन नहीं मिल रहा है, उनको अभी 5वां 6वां वेतन आयोग में भी नहीं मिला। ये स्थितियां इनकी हैं। ये सारा का सारा बेचने की स्थिति में है, किसी तरह से हम बेचें। अभी आप देखिए, यहां पे एक वाइटा है लखनऊ में, उसका नाम था पहले चौधरी चरण सिंह वाइटा।
आज की तारीख में उस पर लिखा हुआ अवार्ड अडानी हवाई अड्डा 50 साल के लिए कर दिया गया। 50 साल के बाद न हम जिंदा रहेंगे, न वो जिंदा रहेंगे, न जिन्होंने दिया हो जिंदा रहेंगे। पता नहीं क्या परिस्थितियां आएंगी, वो तो मालिक हो गया 50 साल के बाद। तो इस तरह की नीतियां इनकी आ रही हैं। हम लोगों का प्रयास यही है कि भाई लड़ना चाहिए इससे। अभी आपने देखा जब डीए की लड़ाई हुई बीच में, डीए को उन्होंने फ्रीज किया, हम लोगों का झगड़ा शुरू हुआ इनसे, मुख्य सचिव स्तर पर झगड़ा शुरू हुआ। ऐसे नहीं शुरू हुआ बल्कि बंद कमरे में तो पहला आसमा लगाया उन्होंने। उसके बाद कंटिन्यूएशन में आप देखिए, जैसे हम लोग आवाज उठाते हैं 3 बार लगातार बढ़ाया गया। पहली बार हम समझते हैं अंग्रेजों के बाद आज पहली स्थितियां होगी जिसमें कि 1.5 वर्ष तक लगातार आसमा लगा हुआ हमारे पास कि आपको निकलने नहीं देंगे, आपको आवाज नहीं करने देंगे, आपको कोई मीटिंग नहीं करने देंगे, अपनी बात नहीं कहने देंगे। लेकिन बाई चांस वो लोग नहीं आए कि वो लोग फेस नहीं करना चाहते। आपको समस्याओं का फेस करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं बराबर कहता हूं कि आज की तारीख में सरकार जो चल रही है, ये हम लोगों के काम जो हैं, सरकार को कौन चला रहा है? आईएएस चला रहा है। पहले जमाने में ऐसा होता था जब सरकार को लोग चलाते थे, विधायक चलाते थे, विधायक योग्य थे, जानकारी करते थे। अब तो विधायकों को कुछ काम कर दीजिए, मंत्रियों को कुछ काम कर दीजिए, उसके बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं विभाग की पॉलिसी क्या चल रही है। स्थानांतरण में अगर आप देखें तो नीतियां बनती हैं तमाम सारी, जो चार्जेस ले लिए, लूटिए लोगों को। लेकिन आज वो काम है सरकार की मंशा थी ना, वरना सरकार कहती है कि नहीं खोलिए अस्पताल, क्यों नहीं खोलेंगे? लेकिन सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की, कोई उसे कहा नहीं किसी से। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप ये करके जब कोरोना ठीक हो जाएगा तब मिलेगा। सिर्फ सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी नहीं हो, उससे सब लोग रहे, जितना भी कर सके वही लोग सीमित साधनों के साथ कर सके, साधन नहीं मिले।